खबर एक मिनट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्रीनगर में भागलपुर के जगदीशपुर के वादे सैदपुर निवासी वीरेंद्र पासवान के शव का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पैसे के अभाव में वीरेंद्र के शव को घर नहीं लाया जा सका। श्रीनगर प्रशासन पटना तक शव को भेजने को तैयार था, लेकिन पटना से भागलपुर ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। वीरेंद्र के भाई पंकज ने न्यूज 18 को इसकी जानकारी दी। वीरेंद्र पासवान की 5 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सवाल सिस्टम में सहभागी कई लोगों से है। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से सवाल है कि शव को लाने की क्यों नहीं व्यवस्था की? क्या फंड की कमी थी या फिर मंशा नहीं थी? जिला प्रशासन ने श्रीनगर प्रशासन से क्यों नहीं बात की? इस मामले में भागलपुर के सांसद अजय मंडल की संवेदनहीनता भी सामने आई है। उन्होंने भी इस मामले में सूद नहीं ली। ऐसे में सवाल है कि क्या अजय मंडल मामले से अनजान थे? अगर नहीं तो फिर वीरेंद्र के परिजनों की मदद क्यों नहीं की? नई दिल्ली के उत्तरी जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक नामी स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं, शिक्षिकाओं और अभिभावकों को अश्लील फोटो भेज उन्हें ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पटना के खाजे कला थाना क्षेत्र स्थित गुजरी बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बुधवार को आरोपी महावीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। आरोपी छात्र IIT खड़गपुर से बीटेक कर रहा है। सिविल लाइंस थाना में 6 अगस्त को नाबालिग लड़कियों, उनके अभिभावकों और शिक्षिकाओं द्वारा शिकायत की गई थी। आरोप था कि कोई शख्स स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों को परेशान कर रहा है। शिक्षिका भी शिकार हो रही है। आरोपित लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए उनसे संपर्क कर फोटो मांगता था और इंटरनेट साइटों पर अपलोड करता था। बिहार में गांव की सरकार चुनने के लिए प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को तीसरे चरण का मतदान तय था। सुबह में पटना के बख्तियारपुर और पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया सहित अन्य जगहों पर ईवीएम में खराबी आने की सूचना मिली। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह शुरू हुई। इस चरण में 70,000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। मतदान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध देखे जा रहे हैं। तीसरे चरण के लिए मतदान से पहले ही 3,000 से ज्यादा प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया जा चुका है। इन उम्मीदवारों के खिलाफ किसी अन्य ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। ऐसे में ये सभी निर्विरोध जीत गए। बिहार पंचायत के तीसरे चरण के लिए प्रदेश के 35 जिलों से 50 प्रखंडों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार चुनेंगे। तीसरे चरण में 81,616 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 38,555 पुरुष और 43,061 महिला प्रत्याशी हैं। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर अव्यवस्था भी देखी जा रही है। तीसरे चरण के दौरान भोरे के हुस्सेपुर पंचायत में चारों तरफ हंगामा मचा है। बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पंचायत चुनाव की वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे ही थे कि कुव्यवस्था से नाराज उग्र भीड़ उन पर बरस पड़ी। वो ग्रामीणों को बार बार समझाते रहे, लेकिन आग बबूला हुजूम बीडीओ को खदेड़ने लगी। हुस्सेपुर के उग्र ग्रामीणों ने बीडीओ जाओ जाओ का नारा लगा दिया। यही नहीं, जब गांव वालों का पारा चढ़ा तो बीडीओ अशोक कुमार को भागकर गाड़ी में बैठना पड़ा। दरअसल हुस्सेपुर के बूथ नंबर 183 पर वोटर्स की लंबी कतार थी। तभी पेट्रोलिंग करने बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे तो हंगामा मच गया। कई वोटर तो बीडीओ की हरकत से नाराज हो गए और हो हल्ला करने लगे। बिहार के दरभंगा जिले में भी मतदान के दौरान हंगामा हुआ है, जहां चुनाव के दौरान एसएसपी के काफिले पर पत्थरबाजी की गई। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान दरभंगा के बहेड़ी के हवीडी बसकट्टी गांव में एसएसपी बाबूराम गश्ती के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना में एसएसपी के काफिले में शामिल वाहन का शीशा टूट गया। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव के दौरान हिरासत में लिए गए कुछ संदिग्ध लोगों को छुड़ाने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा यह काम किया गया है।
हालांकि इसके तुरंत बाद मौके पर पुलिस का पूरा दल पत्थरबाजी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गया। इस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि गांव में एक बूथ के पास जमा स्थानीय लोगों को वहां हटाने की वजह से भी यह घटना हुई है। बूथ के पास हटाने से उग्र लोगों ने ही एसएसपी के काफिले पर पत्थरबाजी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। चुनाव चाहे पंचायत का हो या पीएम का, लोकतंत्र में चुनाव को महापर्व माना जाता है। इस महापर्व की लोगों की नजरों में कितनी महत्ता है, इसकी तस्वीर नवादा में तब देखने को मिली जब मतदान केंद्र बदले जाने के बाद 2 घंटे नाव की सवारी कर लोग मतदान करने अपने बूथ पर पहुंचे। मामला रसौली के हरदिया डैम के समीप परतुनिया गांव का है। यहां मतदाता नाव से वोट देने के लिए अपने बूथ रजौली स्थित सतगीर पहुंचे। मतदान के दौरान सहरसा से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां अपने मत का प्रयोग करने मतदाता जोश और खरोश के साथ निकले। इस इलाके में अमूमन हर चुनाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान पंचायत चुनाव बाढ़ के मौके पर ही हो रहा है। ऐसे में वोटरों के साथ अधिकारियों की भी कठिनाई थोड़ी बढ़ गई है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन पर दबंग अक्सर मनमानी करते हैं। नया मामला फिर सामने आया है, जहां समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ट्रैक से लोकल ट्रेन गुजरने वाली थी। सिग्नल मिलते ही गेट नंबर 55 पर तैनात गेटमैन पवन कुमार ने रेलवे फाटक बंद कर दिया। तभी 4-5 युवक आधम के और दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे फाटक खोलने की जिद करने लगे, लेकिन जब गेटमैन ने मना कर दिया तो उन सिरफरों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र युवक अकेले गेटमैन पर टूट पड़े, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने गेटमैन को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक फरार हो गए। मारपीट करने वाला युवक स्थानीय मोहल्ले का रहने वाला है। इस मामले में सदर डीएसपी एचएस फकरी ने बताया कि मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया गया है और जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी में झपटमारों का खौफ है। गुरुवार को जिला बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर से झपटमारी की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की करतूत जिला बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से झपटमार धीमे कदमों से गेट के अंदर प्रवेश करता है, फिर इधर उधर देखता है और मौका मिलते ही बड़ी तेजी से रुपयों से भरा झोला लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि लोक शिकायत विभाग का सुरक्षा गार्ड महेश प्रसाद एसबीआई से 1 लाख रुपया निकालकर बाल संरक्षण कार्यालय में एक लेटर रिसीव कराने आया था। पीड़ित गार्ड के मुताबिक वो कमरे के बाहर गेट पर ही रुपए वाला झोला रखकर अंदर पत्र देने गया और जब वापस बाहर लौटा तो उसका झोला गायब था। पीड़ित गार्ड ने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। गया कोडरमा रेल सेक्शन पर आरपीएफ की ओर से ट्रेनों के चलाए जा रहे विशेष सर्च अभियान के दौरान पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गुरुवार को कोडरमा आरपीएफ की टीम ने 11.5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। एक सप्ताह के अंदर गांजा बरामदगी की ये दूसरी घटना है। इसके पहले पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से ही करीब 36 किलो से ज्यादा गांजा कोडरमा आरपीएफ की टीम ने बरामद की थी। इसमें 2 लोगों को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया था। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के कोच S10 में चेकिंग के दौरान टॉयलेट के पास से 2 कार्टन में 3 पैकेज में गांजा पाया गया। आसपास बैठे यात्रियों से काफी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने दावा नहीं किया। तीनों पैकेट का कुल वजन 11.57 किलोग्राम पाया गया। बरामद सभी गांजा का अनुमानित कीमत करीब 1,10,000 रुपए आंका गया।
मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के काजी अंडा टोल प्लाजा के समीप से जब्त चांदी की गहना मामले में गुरुवार को 3 सर्राफा कारोबारी समेत 5 को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पास से 260 किलोग्राम नेपाली चांदी के गहने मिले थे, जिसका भारतीय बाजार में करीब 1,70,00,000 रुपए मूल्य है। DRI की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई। इसमें बताया गया है कि DRI दिल्ली की सूचना पर मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय यूनिट ने कार्रवाई की, जिसमें गहने जब्त करने के साथ साथ कार पर सवार केदारनाथ रोड निवासी सर्राफ शशांक अग्रवाल, मोहम्मद सुभान सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर शशांक के पिता विकास अग्रवाल उर्फ मुन्ना और संतोष कुमार को पकड़ा गया। इनकी दुकान पर भी छापेमारी की गई। करीब 3 दिनों की पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र के गोपाली चौक में अवैध कोयला कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। इस दौरान ट्रक में लोड सहित बोरी में भरा लगभग 50 टन कोयला जब्त किया गया। वहीं केंदुआडी गोंदुडी ओपी क्षेत्र से करीब 25 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। पुलिस और CISF की संयुक्त छापेमारी में ये सफलता मिली। कोयला के कारोबार में पुलिस से भी माफिया की सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। पुलिस और CISF की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोयला तस्कर, लोडर सभी फरार हो गए। वहीं ट्रक गड्ढे में फंस गया, जिसे सुरक्षा बलों ने निकाला। पुलिस ट्रक मालिक और ड्राइवर पर मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि गोपाली चौक के पास BCCL एरिया 6 का NRK ट्रांसपोर्ट माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी है। यहां से आउटसोर्सिंग कंपनी की सेटिंग से कोयला का उठावा कर गोपाल के जंगल में जमा किया जाता है, जिसके बाद उसे बरवा अड्डा और गोविंदपुर के भट्टों में भेज दिया जाता है। पूर्णिया में केला की खेती पर गंभीर संकट आ गया, जिससे किसान और कारोबारी परेशान हैं। पीलिया बीमारी से केला की खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी। कृषि वैज्ञानिकों और खेती के जानकारों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पनामा बिल्टी बीमारी और इससे निपटने के लिए किया गया रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग ने यहाँ की मिट्टी को केले की फसल के लायक नहीं छोड़ा। देखते ही देखते यहाँ से केले ने विदा ले ली। लगभग 90% किसानों के खेतों से केला की फसल गायब हो गई। इससे किसानों की मानो रीढ़ ही टूट गई। अभी कुछ किसान खेती कर रहे हैं तो अब पीलिया बीमारी ने परेशानी खड़ी कर दी है। केला खत्म हो गए, पीलिया में सफेद हाथ बेसी पूरा बीमारी है। केला खत्म हो गए की होते, मरले किसान। जानकारों की माने तो ज्यादा बारिश की वजह से केले में ये बीमारी आई है, जिसकी वजह से केले के तैयार पेड़ों पर संकट आ गया है। पेड़ का वजन बढ़ जा रहा है और फिर पेड़ गिर रहे हैं। बीमारी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के बने 21 साल हो गए, लेकिन आज भी कई जगह लोगों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। धनबाद जिले की बाघमारा विधानसभा का नवखुरकी गांव, जहां हजारों लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। BCCL ब्लॉक 2 परियोजना के ठीक सामने रहने से धूल और प्रदूषण की समस्या अलग से है। इस विधानसभा से जलेश्वर महतो 2 बार विधायक बने थे। सरकार में उन्हें PhD मंत्री बनाया गया था, लेकिन अपने ही विधानसभा के लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं दिला सके। वहीं वर्तमान में विधायक ढोलू महतो 3 बार से लगातार यहां जीत रहे हैं, लेकिन वो भी पानी की समस्या को दूर नहीं कर पाए और मूलभूत सुविधा के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। बाघमारा प्रखंड के 65 गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जिस मेगा जलापूर्ति योजना की बुनियाद 2018 में रखी गई थी, उसका लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संभावित तख्त श्री हरि मंदिर आगमन को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार की रात मॉक ड्रिल की गई। अधिकारियों और कमांडोज की मौजूदगी में घंटों ये मॉक ड्रिल चला। इस मॉक ड्रिल में आतंकियों को पकड़ने का पूर्वाभ्यास किया गया। जब मॉक ड्रिल चल रहा था तो पहले लोगों की समझ में कुछ नहीं आया और लोग सकते में आ गए, लेकिन जब पता चला कि ये मॉक ड्रिल है तो लोगों ने राहत की सांस ली।
सुरक्षा के कारणों से अधिकारियों ने मॉकड्रिल का वीडियो बनाने से मीडिया कर्मियों को मना कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पटना दौरे को लेकर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। यह व्यवस्था पटना पुलिस के सुरक्षा इंतजाम के अलावा होगी। अतिरिक्त बल में लाठीधारी जवान शामिल होंगे, साथ ही क्विक रिस्पांस टीम में 100 जवान अफसर रहेंगे। बहरहाल सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। बीपीएससी के 44वें बैच के 40 डीएसपी को गृह विभाग ने नियुक्ति पत्र दे दिया। इनमें 14 महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति की आराधना के साथ महिला डीएसपी को मिले नियुक्ति पत्र ने उनका उत्साह बढ़ाया। आने वाले दिनों में ये महिला डीएसपी थाने में जाकर बिहार की तस्वीर बदलेंगी। गृह विभाग ने सभी डीएसपी को दहेज न लेने और नहीं देने का घोषणा पत्र देने का निर्देश दिया है। दरअसल सीएम दहेज लेने देने के विरोधी रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सभी पुरुष और महिला डीएसपी को एक शपथ पत्र भरने को कहा, जिसमें उन्हें यह अनिवार्य रूप से भरना होगा कि वो न तो 1 रुपया दहेज लेंगे और न ही 1 रुपया दहेज देंगे। मैं इसको बहुत एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा मुझे आगे। शपथ पत्र में साफ साफ लिखा है कि अगर दहेज से संबंधी कोई भी आरोप लगते हैं तो बिहार सरकार को आपको नौकरी से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी से बगावत के मूड में तेज प्रताप यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार के भीतर तेज प्रताप का हमला हुआ है। एक बार फिर से तेज प्रताप यादव बगावती सुर अपनाए हुए हैं। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर उन्होंने सवाल उठाया है। राबड़ी देवी, मीसा भारती का नाम ना रहने पर उन्होंने सवाल उठाया है। तो तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है और इस बार परिवार के भीतर ही हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा है कि मीसा भारती का नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं है, ना ही राबड़ी देवी का नाम शामिल है, जिसको लेकर ये सवाल तेज प्रताप यादव ने उठाए हैं। आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के तौर पर जो लिस्ट साझा किए गए हैं राजद की तरफ से, उसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम नहीं था, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव जो है बगावत के मूड पर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो अमित, आप क्या समझे? तेज प्रताप यादव अब साफ तौर पर यानी कि खुले तौर पर अब सामने आ चुके हैं, बगावती मोड अपना चुके हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार तेज प्रताप यादव पार्टी के जो आरजेडी के जो रणनीतिकार हैं, उनके रणनीति पे उनके जो लाइन खींचे जा रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने अभी उठाया है कि पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरा नाम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन राबड़ी देवी और मीसा भारती साफ तौर पे उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि मेरी माँ और मेरी बहन। तो ये इशारा जो है वो तेज प्रताप ने सीधे तौर पर साधा है तेजस्वी यादव पे, चूंकि जो रणनीति बनी वो जो बैठक हुई जिसके बाद इस स्टार प्रचारक की सूची जो जारी किया अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने, तो वो अपने मन से जारी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें तेजस्वी की सहमति रही होगी, तेजस्वी ने नाम तय किया होगा और उसके बाद ये स्टार प्रचारक की सूची जो है वो जारी हुई है। तो इस सारा सीधे तौर पे तेज प्रताप यादव का तेजस्वी पे है और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए, इस स्क्रिप्ट के लिए बिहार की जनता जो है वो माफ नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव जो है पहले से ही आरजेडी को लेकर के हालिया दिनों में जो है वो मुखर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से बयान आते रहे हैं और अब आज सबसे बड़ा हमला उन्होंने पार्टी के ऊपर कर दिया है कि महिलाओं का अपमान आरजेडी कर रही है। तो ऐसे में सहज समझा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव जो है अब तेजस्वी यादव या पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे आर पार के मूड में आए हुए हैं। तो अब देखना होगा कि इसके बाद तेजस्वी क्या कहता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी तेज प्रताप यादव कोई भी बयान देते हैं, वो कुछ भी करते हैं, तो उसको तेजस्वी यादव जो है नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि उन्हें दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है, तो तेजस्वी ने को स्पष्टीकरण देना पड़ा था और उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि लालू यादव को कोई बंधक नहीं बना सकता। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव को भी अपने तरफ से अपना पक्ष रखना पड़ा था कार्यकर्ताओं की मीटिंग में और उनको ये बताना पड़ा कि डॉक्टर की सलाह पर वो दिल्ली में है। तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप का बयान या तेज प्रताप की जो ट्वीट होती है, उनका जो बयान होता है, वो पार्टी जो है उसको हल्के में नहीं लेती, उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ता है। और अब इस
बयान पे, तेज प्रताप के जो ये बयान है, इस पर क्या करती है पार्टी, क्या कहना होता है पार्टी का, पार्टी मौन हो जाती है या फिर कुछ कहती है, ये देखना सबसे अहम होगा। बिल्कुल अमित, और ये भी देखेंगे तो अब खुले तौर पर कहीं ना कहीं जो है लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले तेज प्रताप यादव इशारों में हमला करते थे और कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी उन्हें दरकिनार किया जा रहा है तेज प्रताप यादव को, तो एक बार फिर से ये हमला किया जा रहा है। तो क्या अब आने वाले समय में खुलकर ये लड़ाई दोनों के बीच में दिखाई देगी? देखिए, अब बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार तेजस्वी को घेर रहे हैं, लगातार रणनीतिकारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे अर्जुन को लेकर बताते हुए वो उन्होंने हालिया जो ट्वीट किया था, क्योंकि अमूमन देखा जाता है तो तेज प्रताप यादव कहा करते थे कि हमारा अर्जुन है, जो तेज प्रताप यादव कहते थे, तेजस्वी को अर्जुन बताते थे, अपने आप को वो कृष्ण का जो है रूप बताते थे, और वो कहा करते थे कि हम जो है अपने भाई को मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच जो है मनमुटाव हुई और उसके बाद पार्टी के जो दूसरे दर्जे के जो नेता हैं, दूसरे कतार के जो नेता हैं, वो जब तरह तरह की बातें को करने लगे, तब तेज प्रताप यादव और एग्रेसिव हो गए। लगातार उनकी तरफ से बयान आने लगे, चाहे शिवानंद तिवारी का बयान हो या उसके अलावा उससे इतर। आज भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि जिस तरह से मैं विधायक हूँ वैसे तेज प्रताप भी विधायक है, उनको भी पार्टी की जो रणनीति है, जो लाइन है, उनका अनुपालन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव जो है वो इन बातों को सह नहीं पाते हैं या सह नहीं रहे हैं, और उनका जो आक्रोश है वो इस कदर फूटता है, एक भी मौका वो नहीं गवा रहे हैं। हर जी अमित, लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि जो स्टार प्रचारक की लिस्ट बनाई गई, तो मीसा भारती भी उनमें से एक हैं, आरजेडी के एक नेता हैं और हमेशा चुनाव प्रचार में वो एक्टिव भी रहती हैं, लेकिन उनका नाम उन दोनों का भी नहीं है। अच्छा अमित, आपसे मैं ये सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, तेज प्रताप यादव ने ये हमला किया है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि आरजेडी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम तो नहीं था, लेकिन मीसा भारती और राबड़ी देवी का नाम भी नहीं रखा गया। मृत्युंजय जी, आपको आवाज मिल रही है? तो लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वापस अमित के पास चलते हैं। अमित, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि अभी जैसा कि तेज प्रताप यादव ने ये सवाल उठाया है और सवाल वाजिब भी है, स्टार प्रचारक की लिस्ट में मीसा भारती का नाम और राबड़ी देवी का नाम नहीं होना, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? देखिए, सवाल यही है कि आखिर इन दोनों का नाम क्यों नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, दोनों का कद जो है वो पार्टी में ऊंचा है, तो जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों का नाम नहीं है तो ये मौका जो है वो तेज प्रताप यादव के हाथ आया। तेज प्रताप यादव जो है अपने जो उनका जो ट्वीट है, जिस मार्फत उन्होंने अपना बयान दिया है, अपने विचार रखे हैं, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा नाम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ और बहन का नाम क्यों नहीं है। तो ये एक बड़ा हमला जो है वो आरजेडी के रणनीतिकारों पर है, जो रणनीति बना रहे हैं, चाहे वो पार्टी के जो मेंबर है। क्योंकि देखिए, सवाल ये भी है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी जो है वो पार्टी के ऊंचे पद पर है, जो मीसा भारती है राज्यसभा सांसद के तौर पे पार्टी है बनी हुई है। तो ऐसे में दूसरे दो दर्जे के जो नेता हैं, चाहे अनिल साधु के नाम की चर्चा कर ले या उसके अलावा महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका नाम है, तो ऐसे कई सिर के नेता हैं जिनका नाम स्टार प्रचारक सूची में है। सूची कोई छोटी नहीं है, सूची लंबी सूची है, तो इसमें इन दोनों का नाम क्यों नहीं है, तेज प्रताप का नाम क्यों नहीं है, इसको लेकर के वैसे तो सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन सवालों को टाल रहा था। चाहे आरजेडी के कोई भी नेता की बात कर ले, हर नेता से जब इसको लेकर के सवाल किए जा रहे थे तो सभी ये कह रहे थे कि पारिवारिक मामला है, पारिवारिक विवाद है, इसको आप रोड पे न लेकर के आए। लेकिन आज जब खुद तेज प्रताप यादव ने सवाल खड़ा किया है तो जाहिर सी बात है इसका जवाब देना होगा, तेजस्वी यादव को भी देना होगा, पार्टी के दूसरे जो नेता हैं उनको भी देना होगा। बिल्कुल, और ये जवाब देना होगा और आगे भी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी क्या कुछ अपडेट सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा।
इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी